दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन चैनल में। आज आपको हम राजस्थान की जीके से संबंधित प्रश्न हैं, उनमें से भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ाएंगे। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, पहला है बेहतर भारत। मतलब बेहतर भारत किसे कहते हैं? मतलब भारतीय राजनीति, सभ्यता, संस्कृति आदि का आसपास के विशाल देशों में फैला हुआ होना ही बेहतर भारत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति, राजनीति, सभ्यता का देश के पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मलेशिया, जापान आदि देशों में फैला हुआ होना ही बेहतर भारत कहलाता है। बेहतर भारत की भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्व का भारत, उत्तर भारत का उत्तर पूर्व देशों के साथ संबंध। दूसरा है दोस्तों दक्षिण पूर्व, दक्षिण व पूर्व के देशों के साथ संबंध। तीसरा है मध्य एशिया के साथ संबंध। दोस्तों, पहले में आते हैं उत्तर पूर्व में आते हैं चीन, नेपाल, तिब्बत, जापान, कोरिया और मंगोलेशिया आदि आते हैं। दोस्तों, अब रही बात दोस्तों दक्षिण में कौन कौन से देश आते हैं अपने? सबसे पहले श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, ये दोस्तों दक्षिण में आते हैं या दक्षिण पूर्व में आते हैं। अब रही दोस्तों मध्य एशिया। मध्य एशिया में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था? ये था दोस्तों बुखारा, समरकंद, कूची, ब्यारकंद, काशगर, तुर्फान, खेतान, काराशहर आदि में फैला हुआ था। यानी आदि 3 भागों में बटा हुआ था। इनमें था भारत का उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया। अब दोस्तों आगे आते हैं, मतलब भारत के कौन कौन सी जगह पे था। तो ये था भारत के थ्रू फैला था सब। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान हो गया, मंगोलिया, चीन, जापान, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, कंबोडिया, ये हो गए दोस्तों दक्षिण पूर्व में। श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये हो गए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये किस में हो गए? मध्य एशिया में। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं ये है दोस्तों एक सिल्क रूट। दोस्तों, ये सिल्क रूट की भारत में सबसे बड़ी मेन वो थी, जिसके भारत में फैलने के कारण, भारत की संस्कृति का फैलने का सबसे बड़ा कारण था सिल्क रूट। दोस्तों, अगर सिल्क रूट नहीं होते तो भारतीय संस्कृति का विस्तार नहीं होता, क्योंकि जो भी सिल्क रूट हैं तो उसी के थ्रू भारत से जो भी कच्चा माल जाता था या पक्का था, उसके थ्रू ही दार्शनिक गए थे और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो देखो दोस्तों, इनमें आ गए हैं ये, यहाँ से गए हैं दिल्ली से खोतून, यकारकंद, कूचा, तुर्फान, कासगंज, समरकंद, पुरखरा, ये दोस्तों। और ये इधर आ जाती है दोस्तों चाइना का, तिब्बत का क्षेत्र ये हो गया यहाँ से, और ये चाइना, और इधर आ जाता है जापान के क्षेत्र दोस्तों, किंग ये जापान में। और दोस्तों इधर ये है दक्षिण का क्षेत्र और दक्षिण पूर्व का इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, ये दोस्तों इधर का श्रीलंका वगैरह। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसके फैलने का कारण ये था, सर्वप्रथम वह बृहत भारत की अवधारणा मत्स्य पुराण मिलती है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम बृहत भारत की अवधारणा कहाँ पर मिलती है? मत्स्य पुराण में। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग किस में मिलता है, कौन सी परिस्थिति में मिलता है? इसका प्रयाग परिस्थिति में इसके लिए समुद्रगुप्त समूह सर्वप्रथम सर्वदीप सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था।
अब जातक ग्रंथों में इसमें इसे क्या कहा जाता था, सुवर्णद्वीप कहा जाता था, किसमें, जातक कथाओं में। अब आता है दोस्तों, बृहत भारत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बृहत भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आता है दोस्तों, राधा मुकुंद मुखर्जी जी ने सर्वप्रथम किया था। इसके बाद दोस्तों, बृहत्तर भारत की अवधारणा कब पूर्ण हुई थी। दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में पूर्ण हुई थी। अब आता है दोस्तों, बृहत्तर भारत में संस्कृति प्रचार प्रसार हेतु सर्वाधिक योगदान किनका रहा है। दोस्तों भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, और इसे कहते हैं शैव धर्म या वैश्य धर्म। भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्व देशों के साथ संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर एवं उत्तर पूर्व के देशों के साथ संबंध, जिसमें आते हैं तिब्बत, चीन, मंगोलिया, तूफान वगैरह। पहला दोस्तों तिब्बत। तिब्बत 7वीं 8वीं सदी में यहाँ का शासक सन गेम्पो था दोस्तों। इसकी भी दोस्तों एक कहानी है कि सन गेम्पो ने जैसे ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसको पता चला, उनके अनुयायियों ने बताया, तो उन्होंने सर्वप्रथम 7वीं 8वीं सदी के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसके बाद में सन गेम्पो ने नालंदा भारत से शांत रक्षित व उद्यंतपुरी से पद्मसंभव को तिब्बत आमंत्रित किया। दोस्तों नालंदा से बुलाया था उनको, और इनको शांत रक्षित जी को और पद्मसंभव जी को उद्यंतपुरी से बुलाया था। और शांत रक्षित को प्रथम धर्माधिकारी राजपुरोहित घोषित किया। पहले राजपुरोहित किसे धर्माधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, शांत रक्षित को। तिब्बत का दूसरा बुद्ध किसे कहा जाता है, पद्मसंभव को तिब्बत का दूसरा बुद्ध कहा जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है, सीएट में आ सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल। पद्मसंभव रेनपोचे, पद्मसंभव का उपनाम क्या है, रेनपोचे। अब आता है दोस्तों, विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान में दीपांकर श्रीज्ञान 13 वर्ष तक तिब्बत में रहे। विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान के अनुसार दीपांकर श्रीज्ञान वो थे क्या, 13 वर्ष तक तिब्बत में रहे थे। अब दोस्तों आता है चीन में। उसके बाद आता है चीन में प्रचार प्रसार कैसे हुआ। चीन के साथ भारत के संबंधों की जानकारी। अब चीन के साथ भारत के संबंध कब से हैं दोस्तों, ये बता नहीं सकते, क्योंकि भारत के संबंध हैं जो महाभारत काल में व मनुस्मृतियों में मिलते जुलते हुए आए हैं, भारत और चीन के संबंध। अर्थशास्त्र में चीनी रेशम का उल्लेख मिलता है, मतलब चाणक्य ने जो लिखी हुई बुक है, कौन सी है, अर्थशास्त्र, उसमें भी चीनी रेशम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चीनी सम्राट मिंगटी ने भारत में धर्म रत्न व कुशचम मातंग नामक बौद्ध भिक्षुओं को चीन बुलाया। दोस्तों भारत से दो बौद्ध धर्मावलंबियों को, भिक्षुओं को कहाँ पर बुलाया था, चीन में, धर्म रत्न व कुशचम को बुलाया था। अब दोस्तों धर्मरत्न व मातंग के बाद मध्य एशिया में लोकतम, संघभद्र और धर्मरक्षक आदि चीन गए। धर्मरत्न और उनके बाद में लोकतम, संघभद्र और धर्मरक्षक आदि चीन में गए दोस्तों प्रचार प्रसार के लिए। कूची के कुम्पार जीवी ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों कूची के कुमार जी है ना, इन्होंने एक ये भी गए थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। अब कुमार जी ने चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या की। मतलब दोस्तों क्यों जाना जाता है इनको, इन्होंने कुमार जी ने चीनी भाषा में ही उनको वहाँ पर महायान की दर्शन की व्याख्या पूरी चीनी भाषा में कर दी थी, इसलिए उनको भूमिका अहम मानी जाती है। इसने 12 वर्षों में 100+
बौद्ध ग्रंथों को चीनी में अनुवाद किया। मतलब दोस्तों कुमारजीव जी ने 100 से अधिक ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया, तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई। अब चीन से फाहियान, ह्वेनसांग और त्सांग भारत आए थे। दोस्तों चीन से फाहियान, ह्वेनसांग और त्सांग भारत आए थे बौद्ध धर्म के लिए। 7वीं शताब्दी चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? प्रचार प्रसार चीन में हुआ था। त्संग के संस्कृत चीनी शब्द फोस की रचना की। त्संग ने संस्कृति चीन फोस की रचना की थी। किसने? त्संग ने। अंतिम रूप से भारत से चीन गए धर्मदेव 973 में, मंजूश्री व ज्ञानश्री 1053 में। मतलब अंतिम बार ये दोनों गए थे दोस्तों, हरदेव, मंजूश्री और ज्ञानश्री। अब आते दोस्तों कोरिया। दोस्तों कोरिया में कोरिया व जापान में 4वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म कोरिया पहुंच गया था। कौन सी में? 4वीं शताब्दी में पहुंच गया था दोस्तों बौद्ध धर्म कोरिया। और यह दोस्तों त्संग जो कहाँ पर गए थे? चीन में। दोस्तों कोरिया पहुंचे तो कोरियाई भिक्षुओं को भारत आने की जानकारी त्संग से प्राप्त होती है। मतलब कोरिया में जब पहुंचने के बाद इनको कैसे पता लगता है भारत आने वाले भिक्षुओं की? तो इसको त्संग बताता है कि भारतीय भिक्षु आ रहे हैं बौद्ध धर्म के। कोरिया से बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। कोरिया से धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहाँ पर पहुंच गया दोस्तों? जापान में। भारतीय भिक्षु जिसे जापान में बौद्ध विहारियों का कुलपति नियुक्त किया, वो कौन था? बोधिसत्व को। दोस्तों बोधिसत्व को इम्पोर्टेंट है ये सवाल कि बोधिसत्व को किसको भारतीय भिक्षु जिसे जापान में बौद्ध धर्म का कुलपति नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों वो है बोधिसत्व। दोस्तों ये है बौद्ध। और अगली क्लास के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।